आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 1 में क्रिटिकल कांस्टेंट यानी कि क्रांतिक गुणांक जो है वो करेंगे। तो अब हम अगर कोई गैस लेते हैं और किसी भी कंटेनर के अंदर और ऊपर इस तरह से हम पिस्टन लगा देते हैं, तो ये जो गैस है इसमें जब हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाते हैं तो प्रेशर लगता है इसमें और गैस के अणु जो है वो पास पास आते हैं और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो जो है गैस जो है वो अपनी गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब अगर हम इसका गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसके अणुओं की गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब उसको कंप्रेस करने के लिए या उसको जो है संपीड़ित करने के लिए हमें और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से ये अणु जो है ज़्यादा मूव कर रहे हैं इस तरफ से। उनको कंप्रेस करने के लिए ज़्यादा प्रेशर हमने जो है इसको ज़्यादा प्रेशर से जो है नीचे ज़्यादा फोर्स लगा के पिस्टन को नीचे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि फिर उसके बाद ज़्यादा प्रेशर पे ही जो है वो गैस लिक्विफाई होगी या द्रव अवस्था के अंदर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे गैस का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसको द्रवीकृत करना जो है और मुश्किल होता जाता है और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके बाद आप कितना भी दाब लगा लो गैस जो है वो द्रव अवस्था में नहीं आती है। तो एक डेफिनेट टेम्परेचर तक ही हम दाब लगा के जो है गैस को द्रव अवस्था में ला सकते हैं। तो वह अधिकतम ताप जिस पे हम दाब लगाकर किसी भी गैस को द्रव अवस्था में ला सकते हैं उस गैस का जो है क्रांतिक ताप कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है क्रांतिक ताप की, वह अधिकतम ताप जिस पर दाब लगाकर गैस को द्रवित किया जा सके क्रांतिक ताप कहलाता है। इसको टीसी से हम डिनोट करते हैं। क्रांतिक दाब क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवीकृत करने में लगाया गया दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। द्रवीकृत करने में लगाया गया दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। और इसको हम शो करते हैं पीसी से। अब हमारे पास तीसरा आता है क्रांतिक आयतन। टीसी व पीसी पर 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्रांतिक आयतन कहलाता है। अब ये जो तीनों डेफिनेशन है इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन जो है हमारे पास 1 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आ सकती है बीएससी पार्ट 1 में। तो ये आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लें। फिर इसके बाद ये है कि अब हमने गैस के लिए क्रांतिक ताप, दाब और आयतन की बात करी है। इनको एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला जाता है इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्रांतिक ताप और दाब और आयतन दाब निकालने के लिए। यहाँ पर क्या है कि ये एक बल्ब है, मतलब ये पूरा बल्ब है ये पूरा, और इसका जो पूरा एक ट्यूब है यू ट्यूब, और इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको फुला के एक बल्ब की फॉर्म बना दी गई है। और यहाँ पर पारा भरा हुआ है तो ये मैनोमीटर का काम करता है, दाब नापने का काम करता है। इसके ऊपर ये एयर है, एयर के प्रेशर से ही नीचे, जब इधर से प्रेशर बढ़ेगा तो ये पारा ऊपर जाएगा और अगर प्रेशर कम होगा तो एयर के प्रेशर से ये पारा नीचे जाएगा। तो इससे हम जो इसके अंदर भरी हुई गैस है इसका प्रेशर निकाल सकते हैं। ये जो गैस है ये इसका द्रव अवस्था को शो कर रही है और ये जो गैस है इसके गैसीय अवस्था या वाष्प अवस्था को शो कर रही है। इसके चारों तरफ एक जैकेट है
ये हीटिंग जैकेट है, जब इसके लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो उसकी गर्मी से अंदर भी क्या होगा, गर्म होगा, और जितना टेम्परेचर बाहर होगा उतना ही टेम्परेचर अंदर होगा। और इस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यहाँ पे हमने थर्मामीटर लगा रखा है। तो अब हमारे पास क्या है कि एक गैस भरी हुई है जो थोड़ी सी द्रवावस्था है उसकी, और थोड़ी सी कैसी है, वो वाष्प अवस्था में है। अब हम क्या करेंगे कि जो हीटिंग जैकेट है इसको जो है हीट करेंगे, और जो भी इसका टेम्परेचर थर्मामीटर से मेज़र हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसे गर्म करेंगे, ये जो लिक्विड फॉर्म है ये किस में चेंज होनी शुरू हो जाएगी, गैसीय फॉर्म में चेंज होनी होगी। और अभी तो इसमें लिक्विड और गैस के बीच में ये मेनिस्कस दिख रहा है। जैसे ही ये लिक्विड जो है गैस में चेंज होगा, ये इनके बीच का मेनिस्कस जो है वो गायब हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर हम नोट करेंगे, वो टेम्परेचर होगा T1। उसके बाद हम इस जो हीटिंग जैकेट है इसके लिक्विड को ठंडा करना शुरू करेंगे। जब ठंडा करेंगे तो ये जो मेनिस्कस है लिक्विड और गैस के बीच का, ये मेनिस्कस फिर से हल्का सा अपीयर होगा। जैसे ही वो अपीयर होगा वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे, वो टेम्परेचर होगा T2। तो इन दोनों का जो माध्य होगा वो होगा हमारे पास क्रांतिक ताप TC। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रांतिक ताप की परिभाषा से हमने कहा था कि ये वो ताप है जिस पे जो है दाब लगाने से गैस कैसी हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो ये टेम्परेचर हमने क्रांतिक ताप इससे निकाल लिया। और इस ताप पे जो मैनोमीटर के अंदर दाब मापी के अंदर दाब की वैल्यू आ रही थी वो जो है हमारे पास क्रांतिक दाब हो गया। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब जो है दोनों ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि से क्रांतिक आयतन नहीं ज्ञात किया जा सकता। क्रांतिक आयतन ज्ञात करने के लिए जो है एक और एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया जाता है। उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि घनत्व ज्ञात करते हैं, और इसका जो बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि क्रांतिक ताप पे जो है द्रव और जो उसकी वाष्प होती है, इन दोनों के जो घनत्व हैं वो समान हो जाते हैं। तो और जैसे जैसे हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ लिक्विड है तो जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का, तो अभी तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी डेंसिटी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन अगर कोई वाष्प है और उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है, एक प्लॉट लिया है किसके बीच में, घनत्व के बीच में और तापमान के बीच में। तो जैसे हमने शुरू में टेम्परेचर लिया तो यहाँ पर हमारे पास ये वाष्प का घनत्व आया और ये घनत्व आया हमारे पास द्रव का। फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर थोड़ा सा जो है और राइज़ किया, और राइज़ करने पे जो है द्रव का और वाष्प का इन दोनों के घनत्व निकालें। तो द्रव का जो घनत्व था वो कम होके यहाँ पर आ गया, और जो वाष्प है उसका घनत्व बढ़ के थोड़ा यहाँ आ गया। तो इस तरह से जो है जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं और गैस का घनत्व निकालते जा रहे हैं, तो गैस दोनों फॉर्म में है, थोड़ी द्रव अवस्था में है और उसके ऊपर गैस की जो है वाष्प है। तो हम देखते जाते हैं कि द्रव का घनत्व कम होते होते इस तरह से ग्राफ बनता है, और वाष्प का घनत्व कम बढ़ते बढ़ते जो है इस तरह से ग्राफ बनता है। और इस पॉइंट पे आके द्रव और वाष्प दोनों के घनत्व कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और अभी हमने कहा था कि इसका प्रिंसिपल ही है कि वो टेम्परेचर जिस पे वाष्प का और द्रव का दोनों का घनत्व समान हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। तो ये इस पॉइंट के जो संगत टेम्परेचर होगा इसको हम कहेंगे क्रांतिक ताप। अब हम क्या करते हैं कि जो वाष्प का घनत्व है और द्रव का घनत्व है इनका माध्य ले लेते हैं। इसी तरह से इस पॉइंट पे भी दोनों के घनत्व का माध्य ले लिया, वो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से इन दोनों के घनत्व का माध्य ले लिया, ये पॉइंट आ गया, और हमारे पास एक ये कर्व आ गया इस तरह से। और हम क्या करेंगे कि जो क्रांतिक ताप है उसके संगत जो है माध्य घनत्व हम निकाल लेंगे, और उसके संगत जो माध्य घनत्व होगा उसकी वैल्यू हमारे पास अगर DC है तो हमें पता है घनत्व का फॉर्मूला होता है D बराबर M/V, और अगर हम आयतन निकालना है तो ये हो जाएगा M/D। तो हमने क्या किया कि इस ग्राफ से जो है TC टेम्परेचर के संगत माध्य घनत्व निकाल लिया है। तो एक्सपेरिमेंट लिया गया हमारे पास, और हमने जितनी भी गैस ली थी उसकी जो है मास हमें पता है, तो यहाँ से हम VC निकाल सकते हैं, और ये VC होगा M/DC। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली जो है क्रांतिक आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। वास्तविक गैसों का आयतन वक्र।
जो किसी एक निश्चित दिए हुए ताप पर। अब जब हमने आदर्श गैसों के लिए लिया था तो आदर्श गैसें तो बॉयल के नियम का पालन करती हैं आदर्श गैस के लिए। और हमें पता है कि उसमें जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ पर हम लें आयतन और यहाँ ले दाब, तो क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो इस तरह से घटता हुआ जो है दाब और आयतन का वक्र आता है। ये आदर्श गैस के लिए है। लेकिन अगर हम वास्तविक गैसों के लिए देखें तो उनके ग्राफ इस तरह से नहीं आते हैं। वास्तविक गैस के लिए जो है वास्तविक गैस के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे ये एक्सिस लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं आयतन और यहाँ पे लेते हैं हम दाब। मान लीजिए कि अभी एक गैस किसी ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट पे जो गैस है वो वाष्प अवस्था में है। अब हम क्या करेंगे, अगर वास्तविक गैस पे दाब बढ़ाएंगे, किसी भी गैस को जो है हम इस तरह से प्रेशराइज करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। तो जैसे हमने किसी एक T1 ताप पर लिया है, ये T1 ताप पर हमने क्या किया कि इसका जो दाब है वो बढ़ाया। दाब बढ़ाने से आयतन इस तरफ जाएगा, दाब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो इसका जो है वो इस तरह से वक्र बढ़ता हुआ आएगा। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ये बी पॉइंट पे पहुंचता है, जब हम और ज़्यादा दाब बढ़ाते हैं तो आयतन के अंदर जो है कमी आती है, लेकिन दाब कैसा रहता है, स्थिर हो जाता है। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है यहाँ पे सी पॉइंट तक। यहाँ पे ए पॉइंट पे थी, इसका ये इतना आयतन था, तो यहाँ पर जब हमने दाब बढ़ाया तो उसका आयतन कम होता गया। लेकिन इसके बाद अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो वो जो दाब बढ़ाते हैं उसका दाब कांस्टेंट ही रहता है और आयतन कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गैस है यहाँ पर वो अपनी अवस्था परिवर्तन करना शुरू कर देती है। तो जो गैस है वो कौन सी फॉर्म में आ जाती है, जैसे यहाँ पे अपने पास मान लीजिए ये गैस है, हमने इस पे दाब बढ़ाया, तो दाब बढ़ाने से अगर ये लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी तो इस बची हुई गैस को और जगह मिल जाएगी। तो ये जो दाब का इफेक्ट है वो कैसा हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। यानी जो BC कर्व है, इस कर्व के अलोंग जो गैस है वो द्रव अवस्था में भी है और गैस अवस्था में भी है, और इसके अलोंग जो है उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है। और जो हम दाब बढ़ा रहे हैं उस दाब का इफेक्ट कैसा हो रहा है, लिक्विड फेज़ में आने की वजह से नलीफाई होता जा रहा है और यहाँ पे दाब क्या है, नहीं बढ़ेगा। जैसे ही सी पॉइंट पे आएगी, यहाँ पे पूरी तरह से जो गैस है वो कैसी हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। और हमें पता है कि अगर लिक्विड पे और ठोस पे अगर हम दाब बढ़ाएं तो उसके आयतन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, केवल गैसीय अवस्था में ही जो है किसी भी पदार्थ के आयतन में दाब लगाने पे ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो जब गैस यहाँ पे सी पॉइंट पे जो है पूरी लिक्विफाई फॉर्म में आ गई है, तो अगर हम इसका दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा और इसके आगे का ग्राफ जो है हमें लगभग ऐसा मिलेगा। तो ये था T1 टेम्परेचर पे। अब हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। T1 से ज़्यादा वैल्यू है T2 की, T2 से ज़्यादा वैल्यू होगी T3 की, इस तरह से हम ये ले लेते हैं। तो अब हम एक और टेम्परेचर लेते हैं T2 और ये यहाँ पे पहुँच गया, D तक पहुँच गया है। अब T2 टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि जो ये ग्राफ है ये किस पॉइंट पे है, E पॉइंट पे है। अब अगर हम इसके ऊपर दाब बढ़ाएंगे तो इसका आयतन कम होगा और कम होते होते ये पॉइंट पहुंचेगा F पे। अब अगर F पे दाब बढ़ाएंगे तो इसका फिर से अवस्था परिवर्तन शुरू होगा। जब अवस्था परिवर्तन होगा तो इसके जो दाब में है बहुत कम चेंज होगा और ये जो है E पॉइंट तक ये लाइन जो है स्ट्रेट आएगी और ये स्ट्रेट लाइन बताती है कि दाब में चेंज जो है नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो है FG, ये दोनों पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जो है ये अवस्था परिवर्तन को शो कर रहा है। G पॉइंट पे जो है गैस पूरी तरह से लिक्विड हो जाएगी और जब लिक्विड होएगी तो फिर उसके ऊपर दाब बढ़ाने से उसके आयतन में चेंज बहुत कम आएगा। तो ऑलमोस्ट जो है ये ऊपर स्ट्रेट चली जाती है। फिर उसके बाद हम टेम्परेचर लेते हैं T3, और ज़्यादा टेम्परेचर हो गया ये। तो यहाँ पर अगर हम दाब बढ़ाते हैं
तो इस टेम्परेचर पे ये एफ, जी और ये एच पॉइंट है, यहाँ से हम ले लेते हैं आई पॉइंट। फिर इसका धीरे धीरे क्या होता है, दाब बढ़ाने पे जो है आयतन कम होता है और ये लगभग इस तरह का ग्राफ आता है आई जे। और इसके अंदर कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती है कि दाब कहाँ पे जाके स्थिर हुआ। और इसके बाद अगर हम इससे और ज़्यादा टेम्परेचर लें तो ये जो है कंडेंस फॉर्म्स में आती जाती है, लेकिन ये लिक्विड नहीं होता है। T4 टेम्परेचर वगैरह पे जो है ये हम देख रहे हैं लगभग जो है जैसा हमारे को आदर्श गैसों जैसा मिला था वैसा ही मिलता है। इसी लिक्विड फॉर्म के अंदर गैस नहीं आती है। अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं तो ये इस तरह का एक ग्राफ आता है। और ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पे गैस लिक्विड फॉर्म के अंदर आई है। इसके ऊपर के टेम्परेचर पे गैस लिक्विड फॉर्म पे नहीं आई है। तो ये जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर है उस गैस का, टीसी टेम्परेचर है। तो ये है दाब और आयतन के वक्र जो कि हमें वास्तविक गैसों के लिए मिलते हैं। इस कर्व के अंदर जो है लिक्विड और जो गैसियस फेज़ है वो दोनों एग्जिस्ट करती हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर रहती हैं। इस कर्व के इस तरफ गैसीय फेज़ होती है और इस तरफ कैसी होती है, लिक्विड। और जब इस टेम्परेचर से ऊपर आते हैं तो जो गैस है लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होती है, वो गैसियस फॉर्म के अंदर ही रहती है। तो ये जो आयतन वक्र है इसको पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। और ये लगभग जो है वो छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर आता है कि आदर्श ये वास्तविक गैसों के ताप आयतन वक्र को, दाब आयतन वक्र को समझाइए।